नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 को कवर करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण क्या है। तो इसमें पहला पॉइंट है, आर्थिक सर्वेक्षण सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की समीक्षा प्रस्तुत करता है। सेकंड पॉइंट, यह वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। इसे बजट से एक दिन पहले पेश किया जाता है। सामान्यतः ऐसा होता है, लेकिन सरकार इसके लिए बाध्यकारी नहीं है कि वो बजट से पहले ही एक दिन पेश करे। इसे 2 दिन पहले भी पेश कर सकती है, 3 दिन भी पहले पेश कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, इसमें पिछले 1 साल में देश में हुए विकास, निवेश और योजनाओं एवं इसके क्रियान्वयन आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। सरकार ने किस क्षेत्र के लिए विकास योजना बनाई और उस पर कितना कार्य हुआ, यह आर्थिक समीक्षा में बताया जाता है। फोर्थ, आर्थिक सर्वेक्षण में छोटी अवधि से लेकर मध्यावधि तक अर्थव्यवस्था की संभावनाएं गिनाई जाती हैं। फिफ्थ, आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज मुख्य आर्थिक सलाहकार, जो वर्तमान में कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन है, ये भी आपको नाम याद रखना है, कि मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के वाणिज्यिक प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। उसके बाद वित्त मंत्री से अनुमोदित करते हैं। 6, भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था। वर्ष 1964 तक इसे केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा था, लेकिन वर्ष 1964 से इसे बजट से अलग कर दिया गया है। अब आपको एक नोट भी याद रखना है इसमें, आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना जरूरी नहीं है। सरकार इसके लिए किसी तरह से संवैधानिक तौर पर बाध्य नहीं है। इसे इसलिए पेश किया जाता है क्योंकि ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो सरकार है वो आर्थिक सर्वेक्षण को पेश करने के लिए बिल्कुल भी बाध्यकारी नहीं है। उसकी अपनी मर्जी है, इसको पेश कर भी सकती है, नहीं भी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मेजर पॉइंट हैं उनको जानते हैं। उसके बाद हम लोग सेक्टर वाइज इसके बारे में जो भी मुख्य पॉइंट होंगे उनको जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जो मुख्य बातें हैं उनको जान लेते हैं। पहला है, आर्थिक सर्वेक्षण का मूलभूत विषय सेविंग लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है, यानी इसकी थीम। सेकंड, 4 स्तंभों पर आधारित रणनीति। भारत ने नियंत्रणात्मक, राजकोषीय, वित्तीय और दीर्घकालिक संरचनात्मक सुधारों की अनूठी 4 स्तंभों पर आधारित रणनीति अपनाई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। थर्ड, ये सर्वेक्षण कोविड वॉरियर्स यानी कोरोना योद्धाओं को समर्पित है, ये भी ध्यान रखना है आपको। फोर्थ, कृषि अभी भी महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें 3.4% की वृद्धि देखी गई है। फिफ्थ, वित्त वर्ष 2020-21 में संकुचन 7.7 अनुमानित है। 6, भारत का व्यापार घाटा कम हुआ है। 7, विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे उच्च स्तर पर यानी 586.1 अरब डॉलर पहुंच गया है। 8वां, विदेशी ऋण में 2 अरब डॉलर की कमी आई है। 9वां, वित्त वर्ष 2021 के लिए चालू खाता अधिशेष में 2% तक की वृद्धि का अनुमान है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से जुड़े हुए मेजर पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सेक्टर वाइज जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेवा क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट है, भारत के सकल मूल्य वर्धित यानी जीबीए के 54% से अधिक तथा कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का लगभग 4/5 हिस्सा सेवा क्षेत्र से ही आता है। सेकंड, कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का 48% हिस्सा है। तो ये सेवा क्षेत्र के बारे में कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान रखने हैं आपको। अब हम लोग अगले क्षेत्र पर आते हैं। अगला क्षेत्र है विदेशी निवेश यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहला पॉइंट है, अप्रैल अक्टूबर 2020 के दौरान 27.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया, जो कि वित्त वर्ष 2019-20 के पहले 7 महीने की तुलना में
14.8% अधिक है। सेकंड, नवंबर 2020 में कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश प्रवाह $9.8 बिलियन रहा, जो कि किसी भी महीने में सर्वाधिक है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था और कोविड-19। तो ये हम लोग जानते हैं। पहला पॉइंट, मानवीय सिद्धांत द्वारा उपजी एक प्रतिक्रिया के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित स्थितियां विद्यमान हैं। खोया हुआ मानव जीवन वापस नहीं लाया जा सकता। सेकंड, कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में अस्थायी आघात से उबर जाएगी। थर्ड, भारत की नीतियों प्रतिक्रियाओं को महामारी विज्ञान पर व्यापक शोध करके प्राप्त किया गया है, जो कि विशेष रूप से वर्ष 1918 के स्पेनिश फ्लू से प्रभावित है। अगला है कोविड-19 महामारी ने मांग और आपूर्ति दोनों को प्रभावित किया है। पहला पॉइंट है इसमें, भारत एकमात्र देश रहा है जिसने आपूर्ति बढ़ाने के लिए संरचनात्मक सुधार घोषित किए ताकि उत्पादन क्षमताओं का कम से कम नुकसान हो। सेकंड पॉइंट, आर्थिक गतिविधियों पर लगी रोक को हटाने के साथ मांग बढ़ाने को लेकर नीतियां बनाई गईं। थर्ड, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया गया ताकि मांग में वृद्धि हो। फोर्थ, अर्थव्यवस्था में तेजी महामारी संक्रमण के दूसरे दौर को रोकने में सफलता एक बार में सदी की महामारी के बीच रणनीतिक नीतिगत कार्य है। अगला है आर्थिक पुनर्बहाली। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। लॉकडाउन के बाद बी शेप आर्थिक सुधार, ये काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है, जुलाई 2020 से भारत लचीले बी शेप आर्थिक सुधारों को अपना रहा है। सेकंड, बी शेप रिकवरी एक प्रकार की आर्थिक मंदी और पुनर्बहाली प्रक्रिया है जो चार्ट बी आकार जैसी दिखती है। अभी हम लोग आगे इसको समझेंगे भी। थर्ड, बी शेप्ड रिकवरी आर्थिक उपायों के एक विशेष प्रकार के चार्ट के आकार का प्रतिनिधित्व करती है जिसे अर्थशास्त्री मंदी और आर्थिक सुधारों की जांच करते समय बनाते हैं। फोर्थ, बी शेप्ड रिकवरी को तीव्र आर्थिक गिरावट के बाद आर्थिक स्थिति में त्वरित और निरंतर पुनर्बहाली के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब हम लोग ये जो बी शेप आकृति है यानी बी शेप्ड सुधार हैं उनको समझते हैं ग्राफ के माध्यम से। देखिए आप यहाँ से एकदम से अर्थव्यवस्था डाउन हो रही है 7.7, वो भी माइनस में। बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए एकदम डेप्थ में चली गई, उसके बाद एकदम से रिकवर हो रही है यानी 11 तक। तो ये जो आकृति बन रही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इस टाइप की, इसी को बी शेप आर्थिक सुधार कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है सकल घरेलू उत्पाद संबंधी अनुमान। पहला पॉइंट, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी विकास दर 11% रहेगी तथा सांकेतिक जीडीपी विकास दर 15.4% रहेगी, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वाधिक होगी। सेकंड, ये अनुमान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमानों के अनुरूप हैं। थर्ड, सेवा क्षेत्र, विनिर्माण और निर्माण क्षेत्रों को सबसे अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। ये क्षेत्र अब तेजी से सामान्य स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बेहतर परिणाम देखे गए हैं। फोर्थ, वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही में चालू खाता अधिशेष जीडीपी का 3.1% रहेगा। अगला है स्वास्थ्य सेवा यानी स्वास्थ्य क्षेत्र। वही हम लोग जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिन राज्यों ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया था उन राज्यों में स्वास्थ्य परिणामों में सुधार हुआ है। ये भारत सरकार द्वारा वर्ष 2018 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य सबसे कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराना है। अगला है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। इस मिशन ने असमानता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई क्योंकि प्रसव पूर्व या प्रसव बाद या प्रसवोत्तर देखभाल और संस्थागत डिलीवरी में गरीबों की पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगली है आयुष्मान भारत के तहत योजना को प्रमुखता दी जानी चाहिए। सरकारी खर्च में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र पर वृद्धि जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 2.5 से 3% से लोगों द्वारा स्वास्थ्य देखभाल पर किए जाने वाले खर्च 65% से घटकर 35% तक हो सकता है।
तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है शिक्षा। पहला पॉइंट है इसमें, भारत प्राथमिक विद्यालय स्तर पर लगभग 96% साक्षरता स्तर प्राप्त कर चुका है। सेकंड, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की साक्षरता दर 77.7% है, लेकिन सामाजिक धार्मिक समूहों के साथ साथ लिंग आधारित यानी महिला पुरुष साक्षरता दर में अंतर अभी भी बना हुआ है। थर्ड है ये, हिंदू और इस्लाम धार्मिक समूहों सहित SC, ST, OBC के सामाजिक समूहों के बीच महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से नीचे बनी हुई है। अगला है फोर्थ, प्रधानमंत्री ई विद्या पहल की घोषणा मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत स्कूली और उच्च शिक्षा के लिए की गई थी। ये छात्रों और शिक्षकों तक शिक्षा को बहुपद्धति तथा न्याय संगत रूप से सुगमता से पहुंचाने के लिए डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकजुट करने का व्यापक पहल है। पांचवा, प्राज्ञता दिशा निर्देशित विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को आधार बनाकर विकसित किए गए हैं, जो कोविड-19 के मद्देनजर जारी लॉकडाउन के कारण घरों पर मौजूद छात्रों के लिए ऑनलाइन डिजिटल शिक्षा पर केंद्रित है। 6, मनोदर्पण। इस पहल का उद्देश्य आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत छात्रों को उनके मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के लिए मनोसामाजिक सहायता प्रदान करना है। अगला क्षेत्र है व्यावसायिक पाठ्यक्रम और कौशल विकास। पहला पॉइंट है इसमें, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3 के तहत विद्यालयों में छात्रों को कौशल ज्ञान देने के लिए कक्षा 9 से 12 तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम चरणवार शुरुआत की जाएगी। सेकंड, भारत में 15 से 59 वर्ष आयु के केवल 2.4% कर्मचारियों ने औपचारिक व्यावसायिक या तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि अन्य 8.9% ने अनौपचारिक स्रोतों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। अगला क्षेत्र है सतत विकास और जलवायु परिवर्तन। पहला पॉइंट, भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल करने के लिए कई सक्रिय कदम उठाए हैं। सेकंड, सतत विकास लक्ष्यों को लेकर भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा, ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड, वर्ष 2030 एजेंडा के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण किसी भी रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है। फोर्थ, कोरोना वायरस महामारी संकट के बावजूद सतत विकास भारत की विकास संबंधी रणनीति में महत्वपूर्ण बना हुआ है। पांचवा, जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशनों की स्थापना की गई है, जिनका मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के संकटों से निपटना और संबद्ध तैयारी करना है। अगला है 6 पॉइंट, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में स्पष्ट किया गया है कि जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए वित्त की भूमिका अहम है। सातवां, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने दी गई नई पहलें शुरू की हैं, जिसमें विश्व सौर बैंक और एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड शामिल है। इनका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति लाना है। अगला क्षेत्र है कृषि। इसमें पहला पॉइंट है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान को कम करने में कृषि क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिसकी विकास दर वित्त वर्ष 2021 के लिए 3.4% आंकी गई है। अगला पॉइंट, देश के सकल मूल्यवर्धन में कृषि और सहायक क्षेत्रों की हिस्सेदारी वर्ष 2019-20 के लिए स्थिर मूल्यों पर 17.8% रही। CSO के राष्ट्रीय आय का अंतिम अनुमान 29 मई 2020 को जारी किया गया, उसी के अनुसार, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्षेत्र है पशुधन। तो कुल कृषि और संबद्ध क्षेत्र स्थिर कीमतों पर पशुधन का योगदान 24.32% से बढ़कर 28.63% हो गया। अगला क्षेत्र खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्षेत्र करीब 9.99% की औसत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। पिछले 5 वर्षों के दौरान 2011-12 के आधार पर कृषि में करीब 3.12% और विनिर्माण में 8.25% की वृद्धि हुई है।
अगला है भारत की संप्रभु क्रेडिट रेटिंग से उसके आधारभूत तत्व प्रदर्शित नहीं होते। तो इसमें पहला पॉइंट है S&P यानी मूडीज के लिए A+/A1 और BBB बाई Baa3 के बीच रेटिंग वाले देशों के बीच कई मानदंडों पर स्पष्ट अंतर है। सेकंड, कर्ज चुकाने में चूक की संभावना के आधार पर क्रेडिट रेटिंग दी जाती है और इस प्रकार कर्ज लेने वाले की अपनी बाध्यताएं पूरी करने की इच्छा और क्षमता का पता चलता है। थर्ड, शून्य संप्रभु डिफॉल्ट की पृष्ठभूमि के माध्यम से निसंदेह रूप से भारत की भुगतान की इच्छा का पता चलता है। फोर्थ, कम विदेशी मुद्रा बहुल कर्ज और विदेशी मुद्रा भंडार के द्वारा भारत की भुगतान की क्षमता का आकलन किया जा सकता है। अगला क्षेत्र, अगला है सामाजिक अवसंरचना, रोजगार और मानव विकास। तो इसमें पहला पॉइंट है कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र का संयुक्त केंद्र और राज्यों सहित व्यय पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2021-20 में बढ़ा है। सेकंड, मानव विकास सूचकांक 2019 में कुल 189 देशों में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। थर्ड, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से रोजगार को बढ़ावा देने का प्रयास और श्रम कानूनों को 4 संहिताओं में युक्ति संगत और सरल बनाना। चौथा, भारत में महिला श्रम बल भागीदारी यानी LFPR का निम्न स्तर। अगला है निर्यात क्षेत्र। तो इसमें पहला पॉइंट है वर्ष 2019-20 में प्रमुख कृषि और संबद्ध उत्पादों के प्रमुख निर्यात गंतव्य USA यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सऊदी अरब, ईरान और नेपाल तथा बांग्लादेश थे। सेकंड, भारत से निर्यात किए जाने वाले शीर्ष कृषि और संबंधित उत्पाद समुद्री उत्पाद, बासमती चावल, भैंस का मांस, मसाले, गैर बासमती चावल, कच्चा कपास, तेल, भोज्य पदार्थ, चीनी, अरंडी का तेल और चाय आदि थे। अगला क्षेत्र है भारत और नवाचार। तो इसमें पहला पॉइंट है भारत ने वैश्विक नवोन्मेष इंडेक्स की वर्ष 2007 में शुरुआत के बाद पहली बार वर्ष 2020 में शीर्ष 50 नवोन्मेषी देशों के समूह में प्रवेश किया है। इस संदर्भ में वह मध्य और दक्षिण एशिया में पहले नंबर पर है तथा निम्न मध्य आय वर्ग वाली अर्थव्यवस्थाओं में तीसरे नंबर पर है। सेकंड, भारत का अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू व्यय शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। थर्ड, भारत की महत्वाकांक्षा नवोन्मेष के मामले में शीर्ष 10 अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिस्पर्धा करने की होनी चाहिए। तो ये भारत और नवाचार से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट हैं। अब हम लोग अगले क्षेत्र पर आते हैं। अगला क्षेत्र है रक्षा क्षेत्र। तो वर्ष 2016-17 के बाद से बजट में रक्षा के लिए आवंटित पूंजी का पूरी तरह से उपयोग किया गया है, जबकि इसके पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये ध्यान रखना है आपको। अगला है डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। तो इसमें पहला पॉइंट वर्ष 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट सूचकांक में भारत का रैंक ऊपर उठकर 2020 में 63वें स्थान पर आ गया, जो 2018 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार 77वें स्थान पर था। सेकंड, भारत ने 10 संकेतकों में 7 में अपनी स्थिति में सुधार किया है। थर्ड, रिपोर्ट के अनुसार भारत को शीर्ष 10 सुधारकों में से एक के रूप में स्वीकृति मिली। 3 वर्षों में 67वें रैंक में सुधार के साथ ऐसा तीसरी बार हुआ है। फोर्थ, वर्ष 2011 के बाद किसी बड़े देश की ये सबसे ऊंची छलांग है। अगला है भारत की कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई और ये अंतिम है। तो इसमें पहला पॉइंट है सामाजिक दूरी बनाकर रखने, यात्रा संबंधी परामर्श जारी करने, हाथ धोने की आदत डालने, मास्क पहनने जैसे लॉकडाउन के आरंभिक उपायों के कारण बीमारी को फैलने से रोका जा सका। सेकंड, देश ने आवश्यक दवाओं, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, पीपीई किट, वेंटिलेटरों, कोविड-19 जांच और इलाज सुविधाओं सहित रक्षात्मक उपकरणों में आत्मनिर्भरता हासिल की है। थर्ड, देश में निर्मित 2 टीकों के जरिए 16 जनवरी 2021 को दुनिया के सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए।
साथ ही उपासना यस के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।